हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीटेट का एम में जो सीटेट में पूछा जाता है एनसीएफ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। जितना भी टीचिंग एग्ज़ाम है होने वाला है, जितना भी टीचिंग है, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे DSSS भी हो, सारे एग्ज़ाम में एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्वेश्चन आए एनसीएफ से। ठीक है, अभी इस बार भी सीटेट होने वाला है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग होने वाला, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसी के लिए हम लोग क्या है, ये सीटेट के लिए हम अपना एनसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। और एनसीएफ के साथ साथ आप लोग को आरटीई 2009, एनईपी 2020, फिर इसके साथ धीरे धीरे हिंदी पैडागोजी और पर्यावरण मनोविज्ञान, ऐसे सारे पैडागोजी पहले हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक तरफ से। फिर जैसे हमारा पैडागोजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम एनसीएफ पढ़ेंगे, एनसीएफ के बाद आरटीई, फिर इसके बाद एनईपी, फिर इसके बाद आप जो शिक्षण कहेंगे उसका पढ़ाएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइकोलॉजी हो, कोई भी। तो आइए, हमारा आज पहला क्लास है। पहले क्लास में हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिसमें पहले में बात की गई है कि स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। जिसमें पहला है स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका तात्पर्य क्या है? जितनी भी सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जा रही हैं, जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो भी बता रहे हैं, उसको उनके जो रियल लाइफ है, जो उनके इन्वायरमेंट, जो उनके घर परिवार, जो अपने आस पड़ोस परिवार से जो चीज़ सीख के आ रहे हैं, उनसे रिलेट करके क्या करना है, आपको पढ़ाना है। तो ये कह रहा है कि स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। जो भी आप किताब में पढ़ा रहे हैं, जो भी आप किताब में पढ़ा रहे बच्चों को, कोई भी लेसन हो, कोई भी चैप्टर आप लोग उठा के पढ़ा रहे बच्चों को, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको लेके चलना है कि बच्चों को जैसे कि बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। जब उसके दैनिक जीवन से आप जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये दूसरी बात क्या कही गई है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या रट्टा मार नहीं करना है, रटन पे जोर नहीं देना है, उसको समझना है, सृजनशीलता का निर्माण करना, रचनावाद का निर्माण करना है। आप उसको इस तरीके से पढ़ाइए जिससे बालक के अंदर औपचारिक सोच डेवलप हो सके, जिससे वो एक कई जगह का सीखा हुआ ज्ञान कई जगह अपने यूज में ला सके। तीसरी पॉइंट कह रहा है शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखना। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको बस उसके किताब तक ही सीमित न रखना, जिसमें मूल्यांकन करते हैं आप लोग, शैक्षिक शैक्षिक। तो आप जब भी क्या करें, शिक्षा सिर्फ पुस्तकों मतलब जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ा रहे हैं उसको उसी तक सीमित नहीं रखना है। उसके ऊपर वाली लाइन में आप पढ़ें कि स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसमें उसको जोड़ के देख लीजिए, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक, जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ा रहे हैं उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना है, उसको उसके जीवन से जोड़ के, जो दैनिक जीवन में उसके जो डेली रूटीन है, जो उसके डेली लाइफ में काम हो रहा है, उससे उसको जोड़ के आपको पढ़ाना है और समझाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों के साथ जोड़ना। परीक्षा प्रणाली लचीली का मतलब होता है कि इसमें फेल पास का कोई नियम नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर आप लचीला का मतलब होता है उसको लचीला बनाना है कि आपको हाफ ईयरली, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट ऐसे ही लेते रहे, जिससे क्या है, बालक में परीक्षा का डर खत्म हो जाए। तथा कक्षा को गतिविधियों के साथ जोड़ना, करके सीखने पे जोर देना है। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, परीक्षा प्रणाली क्या आ रहा है, लचीली होनी चाहिए। परीक्षा जो भी आप लेंगे उसमें लचीलापन होना चाहिए। उसमें स्ट्रिक्टली नहीं है कि आप अगर फेल हो जाएंगे तो अगली क्लास में आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर फेल हो गए तो आप इन चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। उसका माइंड जैसा है, जैसे इन्वायरमेंट से आ रहा है, उस हिसाब से क्या होनी चाहिए, उसकी परीक्षा होनी चाहिए। और गतिविधियों के साथ जोड़ना मतलब करके सीखना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, बालक को करके सीखने पे क्या करना, आपको जोर देना है, जिससे वो क्या रचनात्मक बालक बने, सृजनशील बालक बने। ठीक है, नई नई चीज़ों को क्या करे, उत्पादन करे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कह रहा है शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को सम्मानित करना। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक मतलब आपको इस तरीके से बालक को शिक्षा देना है। प्रजातांत्रिक मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के हित के लिए, जिसको हम जनतंत्रात्मक भी कह सकते हैं। इसका 3 नाम हो सकता है, प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, जनतंत्र।
जिसका अर्थ होता है लोगों के हित के लिए। तो आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं बालक को, वो लोगों के हित के लिए होनी चाहिए, जिसमें किसी और के, ऐसा नहीं कि जो वो सीख रहा है बस उसी को काम करे। तो आपको ऐसी शिक्षा देना जिसमें लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के हित मतलब उसके भलाई के लिए, एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना, मतलब जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्यता, ये जितनी भी है आपको क्या करना है, उसकी चिंताओं को समाहित करना है। बच्चे को देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना, वही कह रहा है राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना, कि राष्ट्र के मतलब देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस को समझाना। तो हम समझ चुके हैं 5 मार्गदर्शी सिद्धांत से कह रहा है कि पहला कह रहा है कि हम क्या है, बालक को जो भी सिखाएंगे उसके, जो भी स्कूल में सिखाएंगे उसके बाहरी जीवन को जोड़ के लेके चलेंगे। दूसरा कह रहा है कि रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा कह रहा है कि जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो पुस्तकों तक ही सीमित न रहे। और लास्ट कह रहा है कि जो परीक्षा हम लेंगे, परीक्षा में फेल और पास होने की कोई बात नहीं है, कि नहीं अगर फेल हो जाएंगे तो अगले क्लास में आपका एडमिशन नहीं होगा, आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे गतिविधियों के आधार पर क्या है करके सीखने पर आपको जोर देना है। और लास्ट वाला कह रहा है कि प्रजातांत्रिक, लोगों के हित के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सत्यता, इन सब चीज़ों को पे आपको क्या करना है, जोर देना है। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। रचनावाद पे जोर देने का मतलब है गतिविधियों से जोड़ना। अगर कोई बालक करके सीख रहा है तो कोई न कोई क्या है वो रचना करेगा। जैसे मान लीजिए एक कोई बालक है, जैसे आप पहले कभी भी अगर खाना बनाना स्टार्ट किए होंगे कभी कभी, तो मान लीजिए आपको पहले कहीं पढ़ने के लिए सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए दाल बनाना है, तो जब आप दाल बनाएंगे कभी न कभी अपने घर परिवार गांव या कहीं न कहीं आप दाल बनाते हुए किसी न किसी को देखे होंगे कि यहाँ कुकर रखा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसमें हल्दी, नमक, तेल वगैरह चीज़ें डाल जाती है। वैसे आप भी क्या करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। बनाने के बाद दाल तो बनेगी, दाल परफेक्ट खाने लायक होगी या नहीं होगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें बनेगी वहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा, रचनावाद, वहाँ पे कुछ न कुछ नई चीज़ें क्या होगी, बनेंगी ना। अगर आप दाल बना रहे, दाल खाने योग्य है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी चीज़ का निर्माण किए हैं, आपके अंदर एक वैज्ञानिक सोच डेवलप हो रही है। तो वही कह रहा है कि रचनावाद पे जोर देना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, अगर गतिविधियों करके सीखना, करके मतलब वही सृजनशील बालक। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करती है। शिक्षा क्या हो, बिना बोझ के। ये जितने भी सारी पॉइंट है आपको किसी न किसी एग्जाम में कहीं न कहीं एज इट इज़ ऐसे ही पॉइंट देखने के लिए मिल गए होंगे, और जितने भी बहुत सारे पॉइंट है धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम नोट करवाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया। आप देखेंगे कुछ वर्षों में देखे होंगे हिंदी, गणित, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सारी अलग अलग किताबें चलती थी। कुछ साल पहले मोटी मोटी किताबें और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग किताबें चलती थी, लेकिन अब उसको क्या है, 1 से 2 तक इन्वायरमेंट हटा गया है, फिर 3 से लेकर 5 तक ईवीएस चल रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग अलग किताबें और मोटी मोटी किताबें थी जिसको क्या है, शिक्षा का असफलता माना गया। कुछ बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि इतनी सारी मोटी मोटी किताबें थी जिससे उनके बक्से का क्या है, वजन बढ़ जाता था। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा का मतलब क्या होता है ये समझिए। कह रहा है एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा, अधिगम मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो कह रहा है एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। अधिगम का सूचक, पसरा हुआ सन्नाटा का मतलब अगर क्लास में एकदम शांति फैली हुई है, अगर आपकी क्लास में एकदम बिल्कुल शांति फैली हुई है तो अधिगम का सूचक नहीं है। अधिगम वही होता है जहाँ पे थोड़ा चहल पहल बात हो, थोड़ा शोर शराबा हो। अगर उस क्लास में, जिस क्लास में एकदम सन्नाटा फैला हो, वहाँ पे समझ लिए अधिगम नहीं हो रहा, वहाँ सीखने और सिखाने का कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, डंडे के डर से, अब जहाँ पसरा हुआ सन्नाटा होगा वहाँ सन्नाटा इसलिए होगा या तो गुरुजी मार रहे होंगे, या तो भड़का रहे होंगे, या तो दंड दे रहे होंगे। तो यही कह रहा है कि डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है परंतु अनुशासन नहीं। डंडे के डर से किसी को आप क्या है, क्लास में शांति, आप किसी भी क्लास में डंडे के डर से, मार से आप क्लास को शांत कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अनुशासन नहीं होगा। क्लास तो साइलेंट हो जाएंगे बच्चे, शांति बनाए रखेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, अधिगम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक
ये कहा गया ना, अधिगम मतलब सीखना और सिखाना, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एक दूसरे के अंतःक्रिया द्वारा क्या होती है, घटित होती है। जब किसी से हम बात करेंगे तो कुछ न कुछ अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये कह रहा है डंडे के दर से व्यवस्था तो व्यवस्थापित हो सकती है, व्यवस्था स्थापित हो सकती है, परंतु अनुशासन नहीं। अगला देखिए, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है परंतु गुणवत्ता नहीं बढ़ी। अभी हमने बताया था यहाँ पे कि मोटी मोटी पुस्तकें, सेम वही लाइन यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिखा गया है। मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है, सेम वही पॉइंट यहाँ देखिए। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट देखिए, अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक होता है। हमने कहा कि अधिगम एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये समाज में ही घटित होती है। जब एक दूसरे के संपर्क में हम आते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें हमारे विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहाँ पे अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। आइए कुछ पॉइंट इसके आगे देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। 5 मार्गदर्शन क्या है, स्कूली जीवन को बाहर की दुनिया से जुड़ना, रतन प्रणाली से मुक्त करना और शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रखना, ठीक है, और गतिविधियों के आधार पर जोड़ना, और जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे क्या हो, प्रजातांत्रिक सोच, बालक के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप हो जिसमें क्या, लोगों के हित के लिए, लोगों के सम्मान के लिए या लोगों के डेवलप के लिए वो क्या करे, उसके अंदर सोच विकसित हो, और राष्ट्रीय चिंताओं को उसमें भी क्या किया है, सम्मानित किया गया है। रचनावाद पे जोर देना, बिना बोझ के मोटी मोटी पुस्तकें, असफलता कारण अनुसार एनसीएफ के अनुसार पसरा हुआ सन्नाटा, एनसीएफ कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा है तो वहाँ पे अधिगम नहीं होगा। अगर आप डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। अब क्या कह रहा है, कुछ वर्षों में, ये तो कुछ खास नहीं है, ये पॉइंट दोनों सेम है। और लास्ट कह रहा है स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक है। अधिगम क्या है, स्वभाव सक्रिय और सामाजिक। आइए आगे देखते हैं कुछ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे थे हमारे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाज़ों और उनके अनुभवों को वरीयता देना। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित मतलब होता है कि बालक को बीच में रख के, बालक को मध्य में रख के, उसी के अनुसार, बालक को मध्य में रख के बालक के अनुसार क्या करना है, आपको शिक्षा देना है, ठीक है। तो कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों की आवाज़ों, बालक की जो आवाज़ है उसको क्या करना है, आपको दबाना नहीं है, उसको और उसके अनुभवों को क्या करना है, वरीयता देना है। जो भी बालक अपने समाज, घर, परिवार से सीख के आते हैं उसे क्या करना है, उनकी आवाज़ों को आपको दबाना नहीं है। जैसे क्लास में अगर बालक कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ठीक है। पहले उसके बातों को सुनिए और उसके अनुभवों क्या करिए, आप वरीयता दीजिए। उसके अनुभव ये हैं, उसके जो घर, परिवार, आस पास, पड़ोस, जो भी चीज़ें वो देख रहा है, जो भी अवलोकन और अनुकरण के माध्यम जो भी सीखा है, वो इसका क्या होता है, अनुभव। और उसके अनुभवों को जोड़ के क्या करना है, आपको आगे कोई ज्ञान, नवीन ज्ञान की तरफ ले जाना है। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिका में रहने पर जोर देता है। एनसीएफ क्या करता है कि जो भी पहले की अवधारणा लिंग पूर्वाग्रह थी कि बालक को फला फला काम करना, लड़कियों को फला फला काम करना, ये पहले की अवधारणा थी। इस अवधारणा को ख़त्म करने के लिए एनसीएफ ने क्या किया कि बालक और बालिकाओं को अलग अलग भूमिका में, जैसे लड़कों को लड़के को लड़की की जगह और लड़की को लड़के की जगह रख के काम करना। तो यही कह रहा है, लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करते हुए कह रहा है कि जितने भी सारे काम हैं जो पहले से बाधित हो गए हैं कि ये काम बस लड़कियों करना है, उसे लड़कों को दे देना करने के लिए, और जो लड़कों को है उसे लड़कियों को दे देना है। इससे क्या होगा, लिंग पूर्वाग्रह खत्म होगा, ठीक है। आगे ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात का मतलब जो चीज़ें उसे पहले से पता है वो उसे ज्ञात है। अज्ञात मतलब उसके बारे में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि इसके आगे क्या हो सकता है। मूर्त मतलब जो साक्षात दिखाई दे, जिसको स्पर्श कर सके, देख सके, हो गया मूर्त। और अमूर्त जो उसे दिखाई न दे, उसके बारे में कल्पना करना, उसको आगे उसके सोचना। अब कह रहा है स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक की ओर। स्थानीय क्या कह रहा है, स्थानीय मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस समाज में जहाँ भी रह रहा है वो उसका स्थानिक होगा। उस स्थानिक से जोड़ के पूरे विश्व के बारे में बताना या समझाना, शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है। तो एनसीएफ में क्या क्या, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इन सारे शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया।
अब कह रहा है बच्चे कुछ वातावरण में सीखते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि बच्चे वहाँ ज़्यादा सीखते हैं जहाँ उनके आवाज़ों को सुना जाता है, जहाँ उनके अनुभवों को वरीयता दिया जाता है, जहाँ उनकी बातों, उनके विचारों को सुना जाता है, बालक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो बालक ऐसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं जहाँ पे उनकी बातों, उनके विचारों और उनके काम को महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे ये कह रहे बच्चों का पूर्व ज्ञान या अनुभव चाहे वे अधूरे क्यों ना हो, कि बालक कभी भी अगर स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोरी पटिया होता है, कुछ न कुछ अपने घर परिवार समाज आसपास कुछ न कुछ वो सीख के जाता है। तो जो कुछ भी वो सीख के जाता है चाहे वो अधूरे क्यों ना हो, बालक जो भी अनुभव या जो भी चीज़ें वो सीख के अपने घर परिवार से इन्वायरमेंट घर परिवार से जब स्कूल जाता है तो चाहे वो अधूरे ही क्यों ना हो, उन्हें जमा पूंजी मानकर, वो अधूरे क्यों ना हो लेकिन उनका वो जमा पूंजी मानकर आपको नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना जाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, शेर का अगर शेर के बारे में आपको बताना है तो आप पहले क्या करेंगे, बिल्ली के बारे में बताएंगे। जो बालक क्या है अपने घर परिवार या अपने मोहल्ले में देखा हुआ है बिल्ली कुत्ता, अगर इसके सहारे से आप क्या करेंगे, शेर के बारे में बताएंगे तो बालक जल्दी समझ पाएगा कि इसके भी 4 पैर हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं, वो भी दौड़ता है ये भी दौड़ता है, इसकी आवाज़ ऐसे, तो धीरे धीरे उसमें क्या कर पाएगा, वो डिफरेंट कर पाएगा। अब आगे सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जितने भी बालक होते हैं सभी कुछ न कुछ सीखने के लिए क्या हमेशा तैयार होते हैं। प्रेरित मतलब तैयार होते हैं। बालक हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, बस उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जहाँ पे उनके बातों को, उनके विचारों, उनके अनुभवों को, उनके कार्यों को महत्वपूर्ण माना जाए या उसे महत्वपूर्ण के रूप से देखा जाए, वहाँ पे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। आगे कह रहा है कि बच्चों को आप जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसी अवधारणा विकसित करनी है, एक ऐसा सोच डेवलप करना है जिससे क्या करे वो अर्थ निकाल सकें। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में क्या उसका अर्थ निकाल सकें, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अमूर्त सोच विकसित करना कि उसके आगे और क्या क्या हो सकता है। अब विवेचना व कार्य अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना मतलब उसके कार्यों के बारे में, वो क्या सही है क्या गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ों को क्या करना है वो समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है एनसीएफ कि बालक के अंदर आपको ऐसी अवधारणा पैदा करनी है, एक ऐसा सोच डेवलप करना है जिससे क्या है वो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ आप बता रहे उसके बारे में क्या है अर्थ निकाल सके, अमूर्त सोच विकसित कर सकते, उसके बारे में कुछ लिख सके, उसके कार्यों के बारे में समझा सके। आगे ये लास्ट, सीखना स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। सीखना स्कूल के अंदर भी होता है, स्कूल के बाहर भी होता है, क्योंकि बालक घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, ठीक है। सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, ये सीखना और सिखाना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो क्या है एक दूसरे के अंतःक्रिया से घटित होती है, ठीक है। अज्ञान कोई तैयार माल नहीं है जिसे क्या है कहीं मार्केट में आप कहीं भी क्या है खरीद लें। तो हमने क्या पढ़ा आज एनसीएफ पे हमने 10-15 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अभी इसका बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी पॉइंट हैं और ये जितनी भी सारी पॉइंट आपको हमने लिखवाया है, जो भी हमने बताया, ये सारा एज इट इज़ ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 इसलिए लिया गया क्योंकि जो पहले की अवधारणा थी, मोटी मोटी किताबें बच्चों को पकड़ा दी जाती थी, जिससे क्या है वो स्कूल आने में क्या स्कूल आना नहीं चाहते थे। मोटी मोटी किताबें उनके बस्ते का वजन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से क्या है वो ज़्यादा सीख नहीं पाते थे। एनसीएफ इसी को क्या है, इसी का विरोध करता है। अब स्कूली जीवन को जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको क्या है उसके इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाना जाना चाहिए। रटन प्रणाली से मुक्त करना, रचनावाद पे जोर देना। जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बुक में पढ़ा रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट, उसके घर परिवार, उसके समाज से जोड़ के आप आगे बढ़ाएं। और बालक के अंदर एक क्या है ऐसी सोच विकसित करना है जिससे क्या है प्रजातांत्रिक मतलब लोगों के हित के लिए क्या है प्रजातांत्रिक और राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर डेवलप हो सके, ठीक है। और बाकी सारी पॉइंट अब बचा हुआ है, हम कल आपको अगली वीडियो में लेके आते हैं। फिर जैसे एनसीएफ कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद आरटीई पढ़ेंगे 2009, फिर इसके बाद एनएपी 2020, फिर इसके बाद जो भी पेडागोजी पढ़ना होगा सब्जेक्ट वाइज अब पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।